ओके बच्चों, तो आज हम लोग इस चैप्टर में रेस्ट एंड मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो रेस्ट का मतलब क्या है? सिंपली अगर आपको बोलचाल की भाषा में कहा जाए कि रेस्ट का क्या मतलब होता है, तो रेस्ट का मतलब आप समझोगे कहीं बैठे हुए हो या फिर आराम से लेटे हुए हो या रात को रेस्ट करते हैं, इस तरह का एक माइंडसेट दिमाग में आता है। ऐसी बातें दिमाग में आती है। रेस्ट करने का मतलब होता है कि लेट जाना या आराम करना। तो फिजिक्स वाला रेस्ट जो है थोड़ा सा इससे अलग है। रेस्ट करने का मतलब यहाँ पे आराम करना ही है, लेकिन हम इसको वर्ड में या डिफिनीशन में कैसे बांधें, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आप कहीं पे सोए हुए हो, लेट्स सपोज आप अगर कहीं पे लेटे हुए हैं, तो आप क्या हो रहा है कि आप अपना जगह नहीं बदल रहे हो। समय के साथ आप अपनी जगह को नहीं बदल रहे हो। और जब भी ये स्थिति आती है, तो ऐसी स्थिति को फिजिक्स कहता है कि वो बॉडी रेस्ट पे है। यानी अगर डिफिनीशन की बात करें तो रेस्ट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। रेस्ट का सिचुएशन है when a body does not change, body does not change its position with time, then it is called to be in इसे हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि when a body does not change its position with time, then it is called to be in position of rest। तो रेस्ट पोजीशन होता है, रेस्ट एक स्थिति होती है, रेस्ट का स्टेट होता है। तो ये मोशन का वो स्टेट है जिसमें पार्टिकल अपना पोजीशन समय के हिसाब से नहीं बदलता, यानी वो एक जगह पे है, जहाँ पे है वहीं पे रहे। तो ऐसी स्थिति को हम लोग रेस्ट की स्थिति कहते हैं। और रेस्ट की स्थिति में क्या हो जाएगा कि हम लोग समझने के लिए लिखते हैं कि इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी इज जीरो। क्यों वेलोसिटी जीरो है? क्योंकि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो चूंकि पोजीशन चेंज हुआ नहीं, इसलिए रेस्ट का मतलब होता है वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी जीरो है, यानी चेंज ऑफ पोजीशन जीरो है। तो हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि रेस्ट का मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हैं इसमें समझने लायक। एक तो आप ऐसा समझिए कि रेस्ट की जो स्थिति है, रेस्ट की स्थिति जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। रेस्ट जो है वो एक रिलेटिव टर्म क्यों है? क्योंकि अगर आप समझिए कि ट्रेन में अगर आप यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपके साथ आपके जो साथी हैं या को पैसेंजर हैं, वो तो रेस्ट पे रहेंगे, लेकिन वो सारे के सारे लोग किसी और आदमी को जो कि स्टेशन पे खड़ा हो उसको मूव करते हुए दिखाई देंगे। यानी आपका जो रेस्ट है वो दूसरे का रेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी इस वर्ड से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेस्ट जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। रेस्ट और मोशन is a relative term। ये एक भारी भरकम स्टेटमेंट है। रिलेटिव टर्म से हमारा मतलब ये है कि रिश्तेदारी वाला शब्द। रिश्तेदारी, रिलेटिव मतलब रिश्तेदारी, रिलेटिव मतलब सापेक्ष, यानी कि कंपेयर्ड टू। आप अगर ट्रेन में जा रहे हैं, आपके साथ आपके भाई बहन या फिर मम्मी पापा हैं, तो आप अपने भाई बहन या मम्मी पापा के रिस्पेक्ट में नहीं चल रहे हो, लेकिन ट्रेन के नीचे जो कोई बंदा जमीन पे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में या उसके रिलेटिव आप मूव कर रहे हो। तो इसलिए कहा जाता है कि रेस्ट और मोशन जो है वो एब्सोल्यूट केस नहीं है, वो क्या है, रिलेटिव है। उसको हम
रिलेटिवली समझते हैं। खैर अभी हम इसे कंफ्यूजन में ना लें, ये एक टर्म है जो आपको आगे समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कोई स्थिर है ज़मीन पे और आप गाड़ी से जा रहे हो तो आपके रेस्पेक्ट में वो आदमी चलता हुआ फील होगा या मूव करता हुआ फील होगा, तो वो आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं रहेगा, जबकि वो वास्तव में ज़मीन पे किसी और आदमी के कंपैरिजन में रेस्ट पे हो सकता है। तो आपके चलने से भी किसी और को मोशन मिल जाता है और आपके चलने से आपको मोशन मिल भी सकता है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म है। आप किसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं चीज़ों को, उससे फिर आप रेस्ट और मोशन की स्थिति को और थोड़ा बेहतर तरीके से बता सकने की स्थिति में आ जाओगे। अब अगर रेस्ट हमने डिफाइन कर लिया, अब थोड़ा बहुत मोशन के बारे में भी लिख लेते हैं। देखो मोशन क्या है? मोशन मतलब यही कि इसके उलट अगर पोजीशन समय के साथ बदले, पोजीशन अगर समय के साथ बदलता है किसी भी बॉडी का, तो वैसी स्थिति में हम उसे स्टेट ऑफ मोशन में कह सकते हैं। तो ये भी एक स्टेट है। इन द केस ऑफ मोशन, position of a body changes with time. टाइम के साथ पोजीशन बदलेगा और इस बदलाव को हम लोग स्टेट ऑफ मोशन कहेंगे। यानी बदलना अगर पोजीशन हो रहा है, चाहे वो आपके चलने की वजह से हो, चाहे आप चाहे जिस चीज़ पे बैठे हुए हो, खड़े हो, वो चल रहा हो, तो अगर आपकी पोजीशन बदल रही हो किसी के रेस्पेक्ट में, जैसा कि हमने कहा रेस्पेक्ट में किसी के बदल रही हो आपकी पोजीशन, तो उसे हम स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे हम लोग अब इलैबोरेट करेंगे। बहुत सारे इसमें फिजिकल क्वांटिटी हम ऐड करेंगे, बहुत सारे डिफिनीशंस ऐड करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला जो इसमें टर्म है उसमें है पोजीशन। पोजीशन क्या है भाई? पोजीशन का मतलब क्या है, अब इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पोजीशन का मतलब ये होता है कि आप जब कहीं पे खड़े हो तो वो आपका पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू अ ऑब्जर्वर। मान लो हम लोग कहीं खड़े हैं रोड पे और कोई बैठ के हमें ऑब्जर्व कर रहा है, तो हमारी पोजीशन उस आदमी के रिस्पेक्ट में कुछ है और थोड़ी देर के बाद अगर हम चलेंगे तो हमारी पोजीशन बदल जाएगी। इसे हम आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में पढ़ेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो इस डायग्राम में, तो आप ये समझो कि अगर कोई ऑब्जर्वर को हमने यहाँ बिठा दिया और ये प्लेन है पोजीशन, अगर हम कहें कि ये ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन है और ये नॉर्थ है। हाँ, तो मैं पोजीशन समझा रहा था कि पोजीशन किसे कहेंगे। तो देखो, पोजीशन का मतलब होता है एक रेफरेंस से, इसे हम कहेंगे रेफरेंस का ओरिजिन। और अगर ये कोई बॉडी है ए, तो ओ से ए को जोड़ने वाली लाइन जो है उसका पोजीशन कहलाएगी। पोजीशन, और आगे चल के एक टर्म पढ़ेंगे वेक्टर। तो ये पोजीशन है जो ये बताता है कि ये जो ए है वो ओ से कितनी दूरी पर है। जैसे मान लो ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है। अब तुमसे कोई कहे कि बताओ ये दूरी कितनी है, तो आप ओ ए बता सकते हो। ओ ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी टोटल कितना हो गया 5। ये हो गया √16 प्लस 9 मतलब √25 मतलब 5 मीटर। तो ये 5 मीटर की जो दूरी है वो ए की, ओ से, वो 4 मीटर ईस्ट में है और 3 मीटर नॉर्थ में है।
तो ये जब हम बताते हैं कि इस O से इस A की जो दूरी है वो कितना ईस्ट में है और कितना नॉर्थ में है, इस सब जानकारियों के साथ जो हम लिखते हैं वो OA जो है पोजीशन ऑफ A कहलाता है। ठीक है ना, OA जो है ये पोजीशन ऑफ A कहलाएगा। यानी आप ये समझिए कि किसी भी जगह के पोजीशन को बताने के लिए हमें एक रेफरेंस लेना पड़ता है और उस रेफरेंस का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि हमने कितनी दूरी नापनी है। तो OA जो है ये कहलाता है पोजीशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू O, किसी भी पॉइंट की। उसी तरीके से हम अगर B बताना चाहें, कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे B है, तो B की दूरी के लिए ये ईस्ट में कुछ कम चला लेकिन नॉर्थ में ज़्यादा चला गया, तो ये B की पोजीशन होगी। तो उसी तरीके से हम लिखेंगे कि OB क्या है, पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू O। अब अगर हम कहें कि हमको ये AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम कहेंगे AB क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये कहेंगे कि पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। यानी इसमें आप एक चीज समझिए कि पोजीशन जो है उसमें ये टर्म ओरिजिन हो गया जहाँ जिसके रिस्पेक्ट में हम बताते हैं, और ये पॉइंट वो हो गया जिसका हम पोजीशन बताते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखो, ये एक छोटी सी चीज़ नहीं है, काफ़ी बड़ी चीज़ है और ये आपको जानना चाहिए। आप पोजीशन जब बताएंगे किसी भी चीज़ का तो बिना रेफरेंस के नहीं बताया जा सकता। आप पोजीशन बता रहे हैं अपना, तो आप बोलेंगे हाँ मैं इस दीवार से इतने दूरी पर हूँ, या ब्लैक बोर्ड के इतना दूरी पर हूँ, या कैमरे के इतना आगे हूँ। ये सब क्या है, कहीं ना कहीं हमें रेफरेंस लेके ही ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हर मोशन में एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है और उस रेफरेंस पॉइंट के ही हिसाब से हम लोग बाकी सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये क्लियर है कि पोजीशन किसे कहते हैं। आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए कि पोजीशन बताने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है, किसके रेस्पेक्ट में बताएं, कहाँ से पोजीशन बताएं। ये ना कि पोजीशन हम बता देंगे ऐसे ही पोजीशन को बताया नहीं जा सकता है। पोजीशन को जब भी बताना होगा यू विल रिक्वायर अ व्हाट रेफरेंस, आपको एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप बता पाएंगे हाँ हम इसके रेस्पेक्ट में कहाँ पर है, इसके तुलना में हमारी स्थिति क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसमें टर्म आता है वो आता है वेलोसिटी। ठीक है ना, अगला जो टर्म आता है वो आता है वेलोसिटी, नहीं माय मिस्टेक। अगला जो इसमें टर्म आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं ये समझ लो। डिस्प्लेसमेंट एक अगेन इम्पॉर्टेंट टर्म है। अगर हम ये कहते हैं कि कोई आदमी चलेगा अपने घर से और वो मान लो कि दुकान पे सामान लेने चला गया, तो वो अपना पोजीशन बदला। ठीक है ना, एक कहेंगे कि जब कहा मम्मी ने कि भाई जब आप बाजार से या दुकान से सामान लेके आओ, तो मम्मी ने कहा उस समय को आप अगर मान लो शुरुआती समय t बराबर उसी को 0 मान लो, और आप 2 मिनट चलने के बाद दुकान पे पहुंच गए, तो 2 मिनट पे आपकी पोजीशन जो है वो घर से बदल के कहाँ हो गई, दुकान पे हो गई। और उस स्थिति में जो आपके घर से दुकान पे जाने का जो टाइम लगा वो 2 मिनट का लगा और आपका पोजीशन क्या हुआ, बदल गया। तो पोजीशन के इस बदलाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। पहले आपका पोजीशन कहाँ था, घर पे था, अभी पोजीशन कहाँ है, दुकान पे है। तो घर से दुकान के पोजीशन में जो अंतर है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं कि किसी रेफरेंस से आपका पहले पोजीशन A था और बाद में पोजीशन B हो गया, तो पोजीशन A से पोजीशन B
तक जाने में ये जो है ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है ना। इस चीज़ को समझिए कि ये OA है और ये OB है, तो OA OB पोजीशंस हैं विथ रिस्पेक्ट टू अपना रेफरेंस जो हमने पिछली बार लिया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है A से B तक का, ठीक है ना। तो हम इसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफाइन करने चलें कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज इन पोजीशन है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और उसको हम लोग प्रॉपरली समझ लें क्योंकि ये आपके मोशन की समझने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं कह रहा हूँ, उसे आप ध्यान से समझिए। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंजिंग पोजीशन ऑफ द बॉडी ऑफ अ बॉडी बीइंग ऑब्जर्व, मतलब जिस भी बॉडी को आप ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं कि जिसका हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है, उस बॉडी का शुरुआती पोजीशन क्या था और किसी समय पे उसका पोजीशन क्या है, इन दोनों के अंतर को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी। अब चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी अगर हम कहते हैं तो जैसे मान लो कि एक रास्ता ऐसे है, ठीक है ना, ये यहाँ है और फिर चलते चलते ये यहाँ पहुँच गया, तो रास्ता भले जो भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये है, ठीक है। ये हमारा A इस तरीके से चलते 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 यहाँ पहुँच गया। अगर ये मान लो t बराबर 0 पे यहाँ था और t बराबर कोई समय t1 बोल दो, या t बराबर 0 सेकंड पे यहाँ है, t बराबर 2 सेकंड पे यहाँ आ गया, तो ये जो A से B पोजीशन है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर हम इसको वेक्टर, इसको हम डायग्राम में दिखाएं, इसको अगर हम डायग्राम से दिखाएं तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन था, ठीक है, और ये हमारा फाइनल पोजीशन है। तो ये मायने नहीं रखता कि आप किस रास्ते से गए, ठीक है ना, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हम किस रास्ते से गए हैं, हमारा इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। तो अब इसे हम लोग अपना डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज ए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा ए बी कहलाएगा। इसमें मान लो हम यहाँ से चल के इस रास्ते से चलते हुए ही यहाँ गए, चाहे जिस भी रास्ते से गए हों, हमें मतलब नहीं है कि हम किस रास्ते से गए हैं। डिस्प्लेसमेंट हमेशा ये t बराबर 0 वाली स्थिति और t बराबर 2 सेकंड वाली स्थिति हमारा डिस्प्लेसमेंट डिसाइड करेगा। यानी डिस्प्लेसमेंट does not depend on path followed। अब मैं क्या कह रहा हूँ इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। डिस्प्लेसमेंट जो है वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। मम्मी ने कहा कि आपको दुकान से सामान लाना है तो आप सीढ़ी से चल के गए, या आप लिफ्ट से गए, या पहले आप छत पे गए, छत से फिर आप रस्सी लगा के उतर के और फिर उसके बाद आप दुकान पे पहुंचे। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपका इनिशियल पोजीशन आपका घर था और फाइनल पोजीशन दुकान है, तो वैसी स्थिति में उन तीनों ही रास्तों के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक ही होगी, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग एक ही होगा। आपके दुकान के पोजीशन से और आपके घर के पोजीशन से के बीच में जो सीधी लाइन खींची जाएगी वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। आप ऐसे समझिए कि अगर मैं कहता हूं कि ये एक सर्कुलर पाथ है और आप A से चल के B पे पहुंचे हो, ठीक है ना, आपने A से चलना शुरू किया अलोंग दिस पाथ और चलते चलते
आपने B तक की दूरी ट्रैवल की बाय दिस पाथ, तो अब आप इतना समझिए कि अगर इसका रेडियस r है, ठीक है ना, ये r होगा तो ये भी r ही होगा, नहीं? और वैसी स्थिति में आप जो है डिस्प्लेसमेंट, आपका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो r प्लस r मतलब 2r ही होगा। जबकि यहीं पे अगर हम लोग डिस्टेंस नाम की एक चीज डिफाइन कर लें, तो डिस्टेंस का क्या मीनिंग है इसको भी समझ लो। ये डिस्टेंस जो है वो रास्ते की लंबाई है। इट इज डिफाइंड एज द path length covered by the body। तो A से B अगर हम इस सर्कुलर पाथ से गए तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ, 2r हुआ, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू जो हो गई कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस की वैल्यू 2πr का आधा, 2πr डिवाइडेड बाई 2 यानी कि पाई मल्टीप्लाइड बाई r। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो बताओ इस सर्किल का पेरीमीटर 2πr होता है और हम यहाँ से यहाँ चले तो आधा ही चले ना, तो पेरीमीटर जो होता है 2πr है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे पाई इंटू r, ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा फॉर द सेम थिंग। तो अब आप इस स्थिति में हो जहाँ पे आप ये बता सकते हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों दो चीज़ें हैं, और डिस्टेंस रास्ते पे डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट बॉडी का रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा। किसी बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड कितना है वो रास्ते की लंबाई है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में सीधी लाइन से जो जोड़ा गया हो उसी दूरी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। किसी दो पॉइंट के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन के लिए आपके बॉडी का जो मूवमेंट हुआ जहाँ से जहाँ तक, उसमें शॉर्टेस्ट दूरी जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी मैग्नीट्यूड वाइज, और जो रास्ते आपने फॉलो किए उस रास्ते की लंबाई को हम लोग डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ आपको? क्या बता रहा था मैं, एक तो है कि डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों ही पोजीशन से तय होते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए रास्ता जरूरी नहीं है, जबकि डिस्टेंस के लिए रास्ते की जानकारी भी जरूरी है कि आप सर्किल में चल के गए हैं कि स्ट्रेट लाइन में चल के गए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। देखो, अगला जो इसमें टर्म हमें जानना होता है वो है वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो वेलोसिटी जो है, आपको कहा जाए कि वेलोसिटी से आप क्या समझते हो, तो फट से आपके दिमाग में आएगा कोई मूविंग चीज़ आएगा कि भाई चल रहा है उसका वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी को हम लोग फिजिक्स में कैसे बांधते हैं और उससे हमें क्या समझ में आता है कि आपको दुकान जाना है, आपको दुकान घर से जाने में 2 मिनट लग गए, और आपका घर से दुकान की दूरी मान लो 100 मीटर या 200 मीटर है, तो आपने 200 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करी, तो वो आपकी कहीं ना कहीं वेलोसिटी बताएगा। अब अगर आपको अर्जेंसी हो कि भाई चाय मम्मी ने रखा था गैस पे और ध्यान आया कि भाई चीनी नहीं है, तो आपको मम्मी बोलेगी दौड़ के जाओ। आप दौड़ के जाओगे तो नॉर्मल अपना
मान लो कोई नॉर्मल सी काम के लिए जा रहे होते हो तो आप 2 मिनट लगाओगे, और दौड़ के जाओगे तो फिर क्या होगा, जल्दी पहुंच जाओगे, 2 मिनट की बजाय आप आधे मिनट में ही पहुंच जाओगे या 20-25 सेकंड में पहुंच जाओगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, वैसी स्थिति में आप सोचिए, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जल्दी ही टाइम जो लगाया जाने का वो कम लगाया। तो वैसी स्थिति में आप जब भागते हुए जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा वही रहा, लेकिन लगने वाला समय क्या हो गया, कम हो गया। तो पहले आप नॉर्मल जा रहे थे तो ज़्यादा समय लगा, तो आप जब उसका रेट निकालेंगे, दर, चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे, तो पहली स्थिति में जब ज़्यादा समय लगेगा तो वैल्यू कम आएगी, तो आपकी स्पीड कम होगी। उसे आप नॉर्मल कहते हैं कि धीमे धीमे चलो, नॉर्मल स्पीड है। दौड़ के जा रहे हो तो आपकी स्पीड ज़्यादा है, वो ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने समय कम लगाया है। यानी वेलोसिटी और स्पीड को डिफाइन करने के समय डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में लगा हुआ समय भी ज़रूरी होता है। तो हम लोग वेलोसिटी को डिफाइन कर लें, तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज rate of change of position, ठीक है ना। velocity is defined as the rate of change of position, and इस velocity को बताने जब चलोगे तो velocity बताने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम चाहिए। यानी अगर हम बात करें कि पोजीशन हमारा जो है एस है, r1 r2 है, तो देखो हम लोग वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं कि v इज चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, ठीक है, इन चेंजिंग द पोजीशन। वेलोसिटी इज डिफाइंड लाइक दिस, यानी v इज, अब यहाँ पर पोजीशन को हम लोग r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पोजीशन को हम लोग डेल्टा इंटू r लिख सकते हैं और टाइम को डेल्टा इंटू t लिखते हैं। अब ये डेल्टा क्या है इसको समझना जरूरी है। डेल्टा जो है इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को। डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज, किसका चेंज, तो जिसके पहले लगा हुआ है, चेंज इन द physical quantity before which it is used, ठीक है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, इसे भी आपको समझ में रखना है कि ऐसा नहीं कि ट्रायंगल मल्टीप्लाइड बाई r लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है ये टाइम इंटरवल है, तो t2 माइनस t1 और ये r2 माइनस r1, तो पोजीशन पहले r1 था, बाद में r2 है, तो ये चेंज इन पोजीशन हो गया, और ये क्या हो गया, t2 माइनस t1। ये इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, ये डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी इज डेल्टा r बाई डेल्टा t, ऐसा हम लोग जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। वेलोसिटी को अब ध्यान से समझो, वेलोसिटी को हमने जो लिखा है वो वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल इन दैट चेंज, लगा हुआ टाइम इंटरवल इन दैट चेंज, ये हम लोग डिफाइन करते हैं वेलोसिटी को। इस
तरीके से। अगर हम लोग वेलोसिटी को बताना चाहा तो देखो, वेलोसिटी को बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों बताने की ज़रूरत होती है। भाई हम यहाँ से वहाँ गए तो जो दो पोजीशन है वो अर्थ पर लोकेटेड होती हैं। कहीं से कहीं जाओगे तो उस डिस्प्लेसमेंट का अपना एक दूरी होगा, मैग्नीट्यूड होगा कि कितना दूर चले गए और फिर किस तरफ चले गए। आपके घर से आपका जो दुकान हम एग्जांपल ले रहे हैं उसकी जो दूरी है वो 100 मीटर थी या 200 मीटर थी, जो भी थी, वो आपके घर से पूरब में है कि पश्चिम में है कि नॉर्थ में है कि ईस्ट में है कि साउथ में है, जिधर भी है वो एक डायरेक्शन भी साथ में लेके आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर डायरेक्शन है तो वेलोसिटी का भी अपना एक डायरेक्शन होगा। स्पीड जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो आप स्पीड के बारे में बस ये समझिए कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन होता है, वेलोसिटी चेंजिंग पोजीशन बाय टाइम टेकन होता है, ठीक है ना। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज of distance covered। स्पीड का डिफिनीशन है कि डिस्टेंस जो कवर किया गया उसके बदलाव का जो डिस्टेंस के कवरिंग का रेट है उसको हम लोग स्पीड कहेंगे। तो ये आप समझो कि अगर हम 2 पॉइंट की बात करते हैं और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारा डिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है ए से बी पहुंचने में समय तो वही लगा, लेकिन ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कम होगा डिस्टेंस से, इसलिए स्पीड की वैल्यू जो होगी वो वेलोसिटी के या तो बराबर होगी या उससे ज़्यादा ही होगी। स्पीड हमेशा वेलोसिटी से ज़्यादा होता है या बराबर हो सकता है, ठीक है ना। इसे हम कायदे से कहें तो ये एवरेज की बात करते हैं, एवरेज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज ऑफ द एवरेज रेट ऑफ कवरिंग ऑफ पोजीशन, और ये है एवरेज रेट ऑफ कवरिंग ऑफ व्हाट, डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंतर से हमारा वेलोसिटी और स्पीड का भी अंतर क्लियर हो जाता है। और इसी में अगर हम आगे बढ़ें तो अगला जो एस्पेक्ट है वो है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। एक्सेलरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी अगर हमने एक्सेलरेशन ए लिखा तो ये चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज टाइम टेकन इन चेंजिंग दैट वेलोसिटी, डेल्टा टी, ठीक है ना। ये डिफिनीशन होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है। और इस तरीके से अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को मिला के अपना एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ढूंढ सकते हैं और समझ भी सकते हैं उसे, कि अगर हमने कहा कि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन है तो वैसी स्थिति में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इसको देख लो, एक्सेलरेशन ए जो होगा वो v माइनस यू बाई टी माइनस 0, जनरली बुक में ऐसे लिखा रहता है। इसका क्या मीनिंग है, हम कहते हैं कि
A is v माइनस यू बाई टी। ये नोटेशन काफ़ी स्टैंडर्ड हैं, इन्हें आपको याद रखना होता है। जैसे हम लिखते हैं कि A is acceleration of body।